अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सुनाइए सुल्ताना बाजी, आप खैरियत से हैं? आबिदी भाई, ये बात आपको मुझसे पूछनी चाहिए थी। क्यों साहब, आपसे पूछने की क्या जरूरत है? आप वैसे ही इतने सेहतमंद नजर आ रहे हैं, जाहिर है कि आप खैरियत से होंगे। आप कौन सी दुबली पतली कमजोर और बीमार नजर आ रही हैं? आपकी सेहत देख देख कर अक्सर सोचता हूँ कि आपके इलाके के डॉक्टर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते होंगे, बेचारे फाके कर रहे होंगे। भाई ये एक दूसरे की सेहत के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं आप लोग, और एक मर्तबा भी आप माशाल्लाह नहीं कहते। इससे क्या होता है आबिदी भाई? इससे ये होता है कि नज़र नहीं लगती। बस खुदा के लिए आप इसका नाम ना लीजिए। जिस तरह सुल्ताना बाजी ने मेरी नाक में मिर्चों की धुनी दी थी, बाद में पता चला कि इस तरह असल में भूत प्रेत उतारे जाते हैं। उस वक्त से ये हालत है कि सर दुख रहा है और दिमाग थोड़ा बना हुआ है। सुल्ताना बाजी, वाकई पिछले हफ्ते आपने स्टूडियो के आतिशदान में मिर्चें झोंक कर बड़ा गजब किया था। मुझे याद है जब मैं छोटा सा था तो पड़ोसी की लड़की के सर पर जिन्नात आते थे। उस वक्त एक मौलवी साहब बुलाए जाते थे जो लड़की की नाक में मिर्चों की धूनी दिया करते थे। तो आबिदी भाई, क्या इससे जिन्नात चले जाते थे? साहब जिन्नात का तो पता नहीं, अलबत्ता हम ज़रूर घर छोड़कर चले जाते थे क्योंकि मिर्चों की धांस में दम घुटने लगता था। अरे साहब, एक दफा अजीब वाकया हुआ। अल्लाह रहम करे। शुक्र है परवीन बाजी आप बोली। हाँ, तो हुआ ये कि हमारे मोहल्ले की एक लड़की पर आसेब का साया हो गया। वो क्या होता है? सेब के दरख्त का साया। नहीं, सच सच बताइए। परवीन बाजी, होता यह है कि जब किसी के सर पर जिन्नात आ जाते हैं तो उस पर आसेब का साया हो जाता है। सिद्धू भाई, कभी आपके सर पर आसेब का साया हुआ है? जी नहीं, मेरे सर पर तो हमेशा अब्बा हुजूर का साया रहा। लेकिन उनके इंतकाल के बाद? हाँ, फिर हमेशा छतरी का साया। खैर, तो सिद्धू भाई आप उस लड़की का किस्सा सुना रहे थे। जी हाँ, उस पर जिन्नात आ गए और वो जमीन पर लौटकर लेटने लगी। जी हाँ, मेरा मतलब है वो जमीन पर लेटकर लौटने लगी जी। और अपनी नाक और हलक से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी अल्लाह। और मर्दों की तरह बोलने लगी। मैं एक बकरा खाऊंगा, मैं तुम्हारा सर चबा जाऊंगा, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। जी, आप क्या कह रहे हैं मुझसे? आपसे नहीं कह रहे हैं सुल्ताना बाजी, बल्कि ये लड़की के सर पर चढ़े हुए जिन्नात बोल रहे हैं। ये जिन्नात है? जी हाँ। मगर अभी थोड़ी देर में भाई थे। सिद्धू भाई तो ये अब भी हैं, मगर ये जिन्नात की नकल उतार रहे हैं। इन्हें नकल उतारने की क्या जरूरत है? ये जब बोलते हैं यही मालूम होता है कि जिन्नात बोल रहे हैं। तो सिद्धू भाई आप कोई वाकया सुना रहे थे। अरे साहब, क्या खाक वाकया सुनाऊं? जब तक ये दुश्मने वाकया यहाँ बैठी हैं, ये मेरा कोई किस्सा पूरा ही नहीं होने देंगी। अच्छा, तो क्या मैं चली जाऊं उठकर? जी हाँ, बेहतर यही होगा कि आप चली जाएं। आपके जाने से दो फायदे होंगे। दूसरा फायदा अपने लफ्जों में मुख्तसर तौर पर बयान कीजिए। सफाई के 5 नंबर होंगे। साहब, दूसरा फायदा ये होगा कि मैं वो जिन्नात का किस्सा सुनाने में कामयाब हो जाऊंगा। और पहला फायदा क्या होगा? अरे साहब, दूसरा फायदा कुछ कम है जो आपको पहले फायदे की भी फिक्र पड़ गई। ठीक है, अगर मेरे चले जाने से इतने बहुत से फायदे हैं तो मैं जाती हूँ। ठहरिए सुल्ताना बाजी। नहीं आब्दी भाई, अगर मेरे जाने से सिद्धू भाई को अपना किस्सा सुनाने का मौका मिल जाए तो मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ, जाइए जाइए। सुल्ताना बाजी, ठहर जाइए। अरे साहब, जाने दीजिए, अभी 2 मिनट बाद वापस आ जाएंगी और कहेंगी शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गई हूँ मैं। जी नहीं, ऐसे वाहियात शेर मैं नहीं पढ़ती, आपके अब्बा हुजूर पढ़ते होंगे। जी नहीं, ये शेर मोहन्नस है। अम्मी जान पढ़ा करती थी बार बार, बहुत पसंद था मरहुमा को ये शेर। होगा, मुझे तो इस शेर से नफरत है, अगर पढ़ूं तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा मैं चली, खुदा हाफिज। लीजिए, वो चली गई। हाँ, कैसा सन्नाटा हो गया। वाकई बड़ी खामोशी छा गई। खामोशी पर और रूहों पर मुझे वो रात याद आ गई जब रूहें बुलाने वाले एक आमिल ने एक आदमी की बीवी की रूह को बुलाया। क्या आपने देखा था वो अमल? जी हाँ, मैं वहाँ मौजूद था। अरे साहब, तो क्या उस आदमी की बीवी की रूह आई थी? जी हाँ, आई थी, और उसने अपने शौहर से खूब बातें भी की थीं। वो कैसे? भाई हुआ ये कि हम 5-6 लोग एक मेज़ के गिर्द बैठे, जैसे इस वक्त हम तीनों इस मेज़ के गिर्द बैठे हैं। फिर क्या हुआ? फिर उस अमल करने वाले शख्स ने
मेज़ के बीचों बीच एक बड़ी सी मोमबत्ती खड़ी की, ऐसे, और फिर उसने माचिस जलाई, ऐसे, और मोमबत्ती रोशन कर दी, ऐसे। फिर क्या हुआ? फिर मेज़ के गिर्द बैठे हुए सब लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और इस तरह मेज़ के गिर्द एक हल्का बन गया। लीजिए सिद्धू भाई, आप मेरा एक हाथ पकड़िए और परवीन बाजी आप मेरा दूसरा हाथ पकड़ लीजिए, और अब आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लीजिए। हाँ, ये ठीक है। तो जब सब ने हाथ पकड़ लिए तो कमरे में सन्नाटा छा गया और अचानक सारी बत्तियां बुझ गईं। अरे, ये तो स्टूडियो की बत्तियां भी बुझ गईं। हाँ, बस उस अंधेरे में सिर्फ एक शमा जलती रही। और अब उस आमिल ने उस शख्स से कहा, तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। ध्यान से सुनो। हाँ, ध्यान से सुन रहा हूँ। बोलो, तुम इस वक्त किसकी रूह को बुलाना चाहते हो? अगर आप मेरी अम्मी जान की रूह को बुला दें तो आपकी बड़ी नवाजिश होगी। क्यों? तुम उनकी रूह को क्यों बुलाना चाहते हो? मुझे उनसे 2-4 बातें पूछनी हैं। अच्छा, तो सीधे होकर बैठ जाओ और शमा की लौ को घूरो और अपनी अम्मी जान की शक्ल याद करो। याद कर रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही शक्ल याद आ रही है जैसी फुटपाथ पर बैठे हुए फोटोग्राफर ने अपने बड़े से काले डिब्बे में एक स्याह आस्तीन के रास्ते हाथ डालकर उतारी थी। बस, तो तुम्हारी अम्मी जान अब आने ही वाली हैं। देखो, खिड़कियों से ठंडी हवा आने लगी, दरवाजे का पर्दा हवा से हिलने लगा। ये कैसी सरसराहट है? ये कैसी आहट है? क्या किसी की चाप है? हाँ, बिल्कुल यूं लग रहा है जैसे कोई आकर मेरे करीब खड़ा हो गया। अरे बेवकूफ़, यही तुम्हारी अम्मी जान है, इनसे बात करो। अम्मी जान, सलाम अलैकुम। अम्मी जान, आप खैरियत से हैं? जीते रहो मेरे बेटे, जीते रहो। मगर तुमने ये अपनी क्या हालत बनाई है? सर के बाल उड़ गए, दाढ़ी और घनी हो गई है और आंखों पर इतना मोटा चश्मा लगाया है, और ये तुमने एक कान में क्या ठूस रखा है? अम्मी जान, ये सुनने का आला है, और इस वक्त मैंने ये पूछने के लिए आपको यहाँ बुलाया है कि वो जो मेरे जेब खर्च के 2.5 रुपए थे वो आपने इंतकाल से पहले कहाँ रखे थे? मैंने सारा घर छान मारा मगर वो नहीं मिले। और अम्मी जान, वो शबरातन कह रही थी कि आपने 5 महीने से उसकी तनख्वाह नहीं दी। बताइए, वो क्या सच कहती है? हाँ बेटे सिद्धू, वो सच कहती है। उसके 5 महीने के 2.5 रुपए बनते हैं, और तुम्हारी जेब खर्च के 2.5 रुपए मैंने तकिए के अंदर रख कर सी दिए थे। उन्हें निकाल कर शब्बरातन को दे दो और उसका हिसाब बेबाक कर दो। और अम्मी जान, आप बहुत याद आती हैं। आज मिली हैं तो मेरी ख्वाहिश पूरी करती जाइए। अपनी पसंद का कोई अच्छा सा शेर सुना जाइए। हाँ सुनो बेटे, अब जिद करते हो तो सुनो। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गई हूँ मैं। बस भाई सुल्ताना बाजी, अब निकल आई। हाँ भाई, मजाक खत्म हुआ। ये मजाक नहीं था, ये सचमुच अम्मी जान थी। हाँ हाँ, पता है कौन था। अच्छा, तो ये आप थीं, और ये वाहियात शेर भी आप पढ़ रही थीं, जिसके मुतालिक आपने कहा था कि मैं अगर ये शेर पढ़ूंगी तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हाँ सुल्ताना बाजी, आपने कहा तो था। बस, तो आपका नाम बदला गया। अच्छा, तो मेरा नया नाम क्या है? आज से आपका नाम शबरातन है, और ये लीजिए अपने 2.5 रुपए। बस अब हिसाब बेबाक। अच्छा भाई, आओ अब कुछ संजीदा बातें करें। तो ये कहिए कि अब हम दादा की किताबें पढ़ेंगे। हाँ भाई,
100 साल पहले हमारे बुज़ुर्ग अपने बचपन में जो किताबें पढ़ा करते थे वो यहाँ लंदन में महफूज हैं, और अब हम उन्हें दोबारा निकाल कर पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे दादा परदादा किस किस्म की किताबें पढ़ा करते थे। इन दिनों हम डिप्टी नज़ीर अहमद मरहूम की तकरीबन 110 साल पुरानी किताब मुंतखबुल हिकायात से कुछ हिकायतें पढ़ रहे हैं। तुम भी सुनो, और हर हिकायत के आखिर में उसका जो हासिल या उसका जो नतीजा बयान किया गया है वो ख़ास तौर पर सुनो। आज तुम्हें सूफिया लतीफ़ी 110 साल पुरानी बच्चों की ये किताब पढ़कर सुना रही हैं। किसी गधे को एक मौसम में चरने के वास्ते बाग की तरोताज़ा घास मिली और पीने को चश्मे का साफ और ठंडा और मीठा पानी मुयस्सर आया। गधा खा पीकर खूब मोटा हुआ। उसी नवाह में एक शेर भी रहता था। गधा एक दिन शेर के साथ खुशतबई करने लगा। शेर ने नाखुश होकर दांत दिखाए। गधे ने उसको हंसी समझकर और ज़्यादा छेड़छाड़ शुरू की। शेर ने कहा, अगर ये गुस्ताखी जो तू करता है अक्ल के साथ होती तो मैं तुझको ज़रूर सज़ा देता, मगर मुझको तेरी बेवकूफ़ी पर रहम आता है। हासिल, बड़े लोग अहमकों की बातों पर ख्याल नहीं किया करते। एक शख्स के पास बड़ा ज़बरदस्त शिकारी कुत्ता था। हर रोज़ अपने आका के वास्ते शिकार लाता और मालिक भी उस कुत्ते को बहुत अजीज़ रखता था। आखिर को वो कुत्ता बुढ़ा हुआ, दौड़ने की ताकत बाकी न रही, ज़ोफ़े बसर के सबब दूर की चीज़ नहीं देख सकता था, गरज शिकार करने से सब तरह माजूर हो गया। ऐसी हालत में मालिक ने भी नज़र इल्तिफ़ात कम कर दी। रात मौकूफ़ हुआ, आखिर को घर से बाहर निकाल दिया। जब कुत्ता रुखसत होने लगा तो रोकर मालिक से अर्ज़ किया कि मैंने जवानी आप पर निसार की, बरसों शिकार की जुस्तजू में दौड़ा और सदा ज़ख्म खाए, लेकिन क्या इस खुद गरज दुनिया का यही दस्तूर है कि अब मैं लाचार हूँ तो मेरे रहने तक का कोई रवादार नहीं और मेरी पिछली खिदमतें सब अकारत हैं। हासिल, बुढ़े नौकर जिनसे काम नहीं हो सकता, उनके पिछले हुकूक को भूल जाना बड़ी नाएहसानमंदी है। एक गधा और बनमानस दोनों आपस में बैठे हुए खुदा की नाशुक्री कर रहे थे। गधे को ये शिकायत थी कि हाय मेरे सर पर सींग नहीं। बनमानस इससे नाखुश था कि अफसोस मैं दुम से महरूम हूँ। छछूंदर ये बातें सुनकर बोली, चुप रहो कम बख्तो, मत कुफ्र बको, मुझको देखो कि सींग और दुम के अलावा आंखें भी नहीं। हासिल, खुदा ने हमको जिस हाल में रखा है काबिल शुक्र है, हरीस खुश नहीं रह सकता। एक किसान के लड़के को सांप ने काटा, लड़का मर गया। किसान ने सांप को मारा लेकिन चोट कारी न लगी। सांप की दुम अलबत्ता कट गई और लंडूरा रह गया। एक मुद्दत के बाद किसान ने उसी सांप को फिर देखा। सांप लगा भागने। किसान ने कहा, अब क्यों भागता है, जो होना था सो हो चुका, आओ अब हम तुम मिल जाएं, एक घर का रहना और एक दूसरे से बैर मुनासिब नहीं। सांप ने कहा, जब तक तुमको लड़के का और मुझको दुम का गम है, हम दोनों में दोस्ती हो नहीं सकती। हासिल, जब तक दो दुश्मनों को एक दूसरे की ज़्यादती याद रहेगी, सफाई होनी मुश्किल है। ये थी डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई 110 साल पुरानी किताब मुंतखबुल हिकायात से कुछ हिकायतें। अगले हफ्ते इस किताब के कुछ और सफ़े पढ़ेंगे। किताबों की बातें चल रही हैं तो आओ तुम्हें बच्चों की एक किताब के बारे में बताएं जो पिछले दिनों यहाँ बरतानिया में छपी है। ये किताब किसी आम लिखने वाले नहीं बल्कि बरतानिया के शहजादे चार्ल्स ने लिखी है। इसकी 1.5 लाख जिल्दें छपी हैं जिनकी सारी आमदनी इमदादी इदारों को दे दी जाएगी। इस किताब की बाकी बातें आबदी भाई से सुनो। शहज़ादा चार्ल्स ने 11 साल पहले अपने दोनों छोटे भाइयों शहज़ादा एंड्रयू और शहज़ादा एडवर्ड के लिए एक कहानी लिखी थी। उस वक्त एंड्रयू 9 साल के और एडवर्ड 5 बरस के थे। इस कहानी का नाम था लॉख नगर का बूढ़ा। अब बरतानिया का एक मशहूर इदारा हैमिश हैमिल्टन इसे किताबी शक्ल में छाप रहा है। इसके हर दूसरे सफ़े पर रंगीन तस्वीरें हैं और पूरी किताब बहुत खूबसूरत है। इसकी सारी आमदनी माजूरों और अपाहजों के मसनूई हाथ पैर बनाने वाले एक इदारे को और एक तारीख़ी थिएटर को इमदाद के लिए दे दी जाएगी। लॉख नगर का बूढ़ा वही परियों की और जादू की कहानी है। इसमें लोग चील की गर्दन पर बैठकर उड़ते हैं, अलबत्ता नए ज़माने के मुताबिक पानी के अंदर चलने वाली कार पर भी सफ़र करते हैं। अब क्रिसमस करीब है, लिहाजा यकीन है कि बहुत से बच्चों को ये किताब तोहफे के तौर पर मिलेगी और जाहिर है
کہ बड़े भी इसे ज़रूर पढ़ेंगे। अब हम अपने कम सिन सुनने वालों को कुछ दिलचस्प मालूमाती बातें सुनवा रहे हैं। लो सुनो सबसे पहले। कंघा। बालों की कंघी हजारों साल पहले ईजाद हुई थी। मिस्रियों, यूनानियों, रोमियों और शुरू के ईसाइयों के पुराने मकबरों से तरह तरह की कंघियाँ और कंघे मिले हैं। ये कंघियाँ लकड़ी, हड्डी, सींग और हाथी दांत से बनाई जाती थीं और इन पर खूबसूरत नक्श निगार भी खोदे जाते थे। बाज़ जज़ीरों में डॉल्फिन मछली के जबड़े की हड्डी से कंघी का काम लिया जाता था। ये हड्डी देखने में बिल्कुल कंघी जैसी होती है। तुम जानते होगे कि जो लोग गंजे हो जाते हैं अब अपने सर पर वो मसनूई बाल लगा लेते हैं और नकली बालों की ये टोपी विग कहलाती है। मगर ये विग कोई नई इजाद नहीं है, बल्कि इतनी पुरानी है कि अभी तक पता नहीं चला कि सबसे पहले विग कहाँ बनी थी और किसने बनाई थी। तकरीबन 2000 साल पहले रोम की औरतों में सुनहरे बालों का फैशन चला था। जिन औरतों के कुदरती बाल काले थे वो अपने सरों पर सुनहरी विग पहना करती थीं। अब तुम सोचते होगे कि ये सुनहरे बाल कहाँ से आते थे, तो इसका किस्सा ये है कि रोम वाले लड़ाइयों में जो कैदी पकड़ कर लाते थे उनके सुनहरे बाल काट कर शहर की औरतों के लिए विग बनाई जाती थी और ख़ास तौर पर जर्मन कैदियों के बालों की विग बहुत पसंद की जाती थी। मालदार मर्द भी विग पहनते थे। मसलन रोम का बादशाह डोमिशियन बिल्कुल गंजा था और उसे अपने गंजेपन का इतना एहसास था कि अगर कोई उसके सामने गंजों का मजाक उड़ाता तो वो उस शख्स का सर उड़ा देता था। पुराने ज़माने के जो गरीब लोग विग नहीं खरीद सकते थे वो मुसव्विर के पास जाकर अपने गंजे सर और अपने माथे पर बालों की तस्वीर बनवा लिया करते थे। घुंघरियाले बाल बनाने का रिवाज शुरू हुए तकरीबन 100 बरस हुए हैं। जर्मनी में जूते बनाने वाले एक शख्स कार्ल की निगाह इतनी कमज़ोर हो गई कि उसे जूते गांठने में मुश्किल होने लगी। उस पर उसने नाई का पेशा इख्तियार कर लिया और गर्म लोहे पर बाल लपेटकर उन्हें घुंघरियाले बनाने का तरीक़ा ईजाद किया। बाद में उसने बालों पर ऐसी दवाएं लगाईं जिनसे बाल हमेशा के लिए घुंघरियाले हो जाते थे, मगर उसके लिए औरतों को अपने बालों में तांबे के क्लिप लगाकर 6 घंटे बैठना पड़ता था और उन क्लिप्स का कुल वज़न 9 किलो होता था। अच्छा भाई, तो अब बाकी दिलचस्प बातें इंशाल्लाह अगले हफ्ते होंगी इसी वक्त। तो अब इजाज़त दो। खुदा हाफिज़।